हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो इसकी थ्योरी दी गई है वो करने वाले हैं। इससे पहले हम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है इस पे वीडियो बना चुके हैं। एनआई अप्रोच क्या होता है, नेट इनकम अप्रोच, उसके ऊपर वीडियो है अपना, और एनओआई के ऊपर भी है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है नेक्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच। तो हमने अभी तक की थी एनआई और एनओआई अप्रोच जो डेविड डुनार्ड ने दी थी। ट्रेडिशनल अप्रोच 1963 में इजरा सोलोमन ने दी थी। किसने दी थी? 1963 में इजरा सोलोमन। ये आपको याद रखना है, किसने दी थी? इजरा सोलोमन ने दी थी। ठीक है, ये अप्रोच क्या बताती है, जैसे आपने एनआई या एनओआई का लेक्चर हमारा देखा है तो उसमें क्या होता है कि जो एनआई अप्रोच है वो रेलिवेंट आती है। क्या होती है? रेलिवेंट। इसका मतलब होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से फर्म की वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ता है, जबकि एनओआई अप्रोच जो होती है वो इररिलेवेंट होती है। उसमें ये बताया गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से फर्म की वैल्यू या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये जो आपने एनआई प्लस एनओआई जो दोनों अप्रोच पढ़ी है, ये बोलता है कि जी इसका एवरेज कर लो, इन दोनों के बीच के बारे में ये बात करता है। यानी कि एनआई जो रिलेवेंट है, जो मानती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से फर्म की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। एनओआई जो ये मानती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये दोनों क्या बोलते हैं कि इसकी भी मेरिट उठा लो और इसकी भी मेरिट उठा लो, दोनों के काम करते हैं। तो इसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोलते हैं, मिडवे अप्रोच भी हम इसमें बोलते हैं। इसको अलग अलग नाम है, तो ये आपको याद रखना है कि किसको क्या बोलते हैं। एनओआई और एनओआई दोनों को मिलाकर ये अप्रोच बनाई गई है। इस अप्रोच में क्या बोला गया है कि दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो दो ही वर्ड हम पढ़ने वाले हैं। पहला कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इस टॉपिक में हमने ये माना है कि कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर है दो ही जगह से पैसा लेके आ सकता है, इक्विटी और डेब्ट से। दूसरा, फर्म की ओवरऑल कॉस्ट को मैंने कैसे डिनोट किया है, ओ का मतलब ओवरऑल कॉस्ट, एंड फर्म की वैल्यू ई। अब बात है कि सर इसमें अगर हम चेंज करते हैं, इसमें मान लिया कि आप पहले ये इससे आप लेके आ रहे हो, इसकी कॉस्ट है 10%, इसकी कॉस्ट है 7%, ठीक है। यानी कि इससे अगर आप लेके आ रहे हो 10 लाख रुपए और इससे आप लेके आ रहे हो 5 लाख रुपए, फिर आपने क्या किया, इससे तो लेके आने लगे, कम कर दिया 7 लाख रुपए, और इससे आप लेके आने लगे 8 लाख रुपए। तो बोला कि सर ऐसा करने से कि आपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज किया है, ऐसा करने से क्या ओवरऑल कॉस्ट या फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। एनआई तो बोलती है कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से फर्म की वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ता है। एनओआई अप्रोच बोलती है कि सर इसमें ऐसा चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ट्रेडिशनल अप्रोच में बोला गया है सर एक लिमिट तक तो इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद नहीं पड़ता। देखिए करते हैं, इजी सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान भी है। देखिए इसको समझने के लिए इसकी कुछ अजम्पशन है, वो हम लेके चलते हैं। तो जितने भी हमने यहाँ पर थ्योरी की है वो सारी अजम्पशन बेस पे की है। अगर आपको अजम्पशन आ गई तो मतलब कि पूरी थ्योरी को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या क्या अजम्पशन थी? नंबर 1,
द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेब्ट रिमेन कांस्टेंट फॉर ए सर्टेन पीरियड, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट की जो रेट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। किसके लिए, फॉर ए गिवन पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए। लाइक एक साल तक अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट है वो 10% है तो 10 ही रहेगा, उस पूरे साल में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मान ले कि अगले साल है तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट 12% हो सकता है, फिर 12% होगा तो पूरे साल वही 12% रहेगा। तो जो गिवन पीरियड है वो एक साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, या महीने भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो ये कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट की जो रेट है वो क्या होगी सर, कांस्टेंट होगी। सेकंड, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज ग्रेजुअली। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो भी उसकी रेट भी क्या होगी, कांस्टेंट रहती है, लेकिन बाद में क्या होती है वो इंक्रीज भी होती है एक लिमिट के बाद। बट आफ्टर ए लिमिट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक लिमिट तक तो वो कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद वो क्या करेगी, बढ़ना स्टार्ट कर देगी। कहने का मतलब है कि अगर आप इक्विटी से पैसा लोगे तो एक लिमिट तक तो मान लिया 12% है तो 12% पे पैसा ले सकते हो उनसे, इतना रुपए उनको डिविडेंड देकर। लेकिन उसके बाद अगर आपको और पैसा चाहिए तो वो रेट अपनी बढ़ा देगी। थर्ड वन आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तीसरा पॉइंट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो, तो एक ही बात है। ये पहले क्या होती है, पहले डिक्रीज होती है, बट आफ्टर सम टाइम ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये याद है, तीन ही अजम्पशन है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, ये याद रख लेना। हमने तीनों अजम्पशन में किस किस को पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को और ओवरऑल कॉस्ट को। ठीक है, यही आपको याद रखना है। ये अजम्पशन थी तो आपको ये आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट वन हम करने वाले हैं, इसको अगर हम ग्राफ की फॉर्म में समझे तो आप शायद और ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो पहले करते हैं हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। इस पूरी अप्रोच को समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 स्टेजेज में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। क्या बोला गया था इसमें कि जी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये लीवरेज को बोलते हैं, इसमें लीवरेज या डिग्री ऑफ लीवरेज बोल सकते हैं इसको आप। इसका फॉर्मूला B डिवाइड बाय V होता है। B डिनोट करता है डेब्ट को, B का मतलब डेब्ट प्लस इक्विटी दोनों होता है। तो टोटल फर्म की वैल्यू में से B का यानी कि डेब्ट का कितना शेयर है वो निकालना। तो ये यहाँ पर लीवरेज 0 यानी कि यहाँ पर कोई डेब्ट यूज नहीं किया गया, यहाँ पर फिर आप डेब्ट को बढ़ाते चले जाओगे और 1 तक, 0 to 1 होती है डिग्री ऑफ लीवरेज की वैल्यू कितनी, 0 to 1 होती है। ये भी याद रख लेना। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है डेब्ट प्लस इक्विटी दोनों ही, क्योंकि डेब्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल हम बोल सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट के रिगार्डिंग है। तो यहाँ आप चाहे इस साइड लिख देना, कॉस्ट ऑफ डेब्ट को डिनोट कर रहा है। आपने अगर पहली अजम्पशन में पढ़ा हो तो डेब्ट क्या रहेगा, एक टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट रहता है। तो हम मानते हैं कि इतने टाइम पीरियड के लिए ये कांस्टेंट रहेगा यहाँ तक का। सेकंड वन क्या बोला गया है कि जैसे जैसे आप इक्विटी भी क्या रहेगा, इक्विटी भी कांस्टेंट रहता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट रहता है एक लिमिट तक। लेकिन आपने नोटिस किया है कि जो ओवरऑल कॉस्ट थी आपकी थर्ड अजम्पशन, वो क्या करती है, एक लिमिट के बाद क्या हो जाती है, कम होना स्टार्ट कर देती है। ये ओवरऑल कॉस्ट हो गई। तो इसको आप कहाँ से डिनोट करेंगे, यहीं से कर लो, चाहे आप ओवरऑल कॉस्ट KO KE KD। यहाँ तक है सिंपल कि अगर आप डेब्ट का यूज करते हो एक लिमिट तक तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो ज्यादा हमेशा ही रहती है। कि क्यों रहती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेब्ट से ज्यादा, क्योंकि देखिए डेब्ट को जो आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उससे डेब्ट को जो पोर्शन दोगे 10%, 12% जितना भी लिखा, और बाकी सब किसके लिए बचेगा, इक्विटी के लिए।
तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा क्या सर फिर वो इक्विटी को सारा ही देना पड़ेगा? हाँ जी, अपनी अजम्पशन यही है। क्या अपनी अजम्पशन ये है, जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ते हैं कि जितना भी प्रॉफिट हम कमाएंगे वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ भी रिटेन नहीं करना, कुछ भी प्रॉफिट में से नहीं रखना। जितना प्रॉफिट कमाओगे वो या तो इक्विटी लेके जाएगा या डेब्ट लेके जाएगा। तो डेब्ट को तो हम 10-12% देते हैं, तो जो बाकी बच गया है, अगर 12% है तो 88%, 88% वो कौन लेके जाएगा? वो इक्विटी वाले लेके जाएंगे। तो इसलिए हमेशा इक्विटी कॉस्ट ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको मैं ऊपर दिखाता हूँ, और जो डेब्ट कम होती है इसलिए इसको हम नीचे दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपको समझने के लिए अगर मैं बताऊं तो अगर मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ डेब्ट है 12%, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 88%, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि टोटल 100 में से दोनों ले जाएंगे। हो जाएगा यहाँ तक? तो पहले तो ये बात कि ये लाइन नीचे आएगी कॉस्ट ऑफ डेब्ट की, ये ऊपर आएगी, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमने क्या बोला कि जैसे डेब्ट यहाँ पर है, आपने डेब्ट का यूज नहीं किया, लिवरेज मींस डेब्ट का यूज करना, तो डेब्ट का जैसे जैसे यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगी आपकी? कम होती चली जाएगी। अगर मान लें कि आपने डेब्ट 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा? के ई बराबर होता है के ओ की, यानी कि जितनी इक्विटी कॉस्ट है सारी की सारी क्या हो जाएगी? डेब्ट की कॉस्ट हो जाएगी। इसने बोला कि एक लिमिट तक तो ठीक है, ठीक है। ये हम बात करते हैं एनआई की। यहाँ तक जो हमने अप्रोच पढ़ी वो कौन सी पढ़ी? एनआई अप्रोच, रिलेवेंट अप्रोच पढ़ी। इसके बाद इसने बोला कि सर अगर आप एक लिमिट तक और यूज करते हो डेब्ट का, आपने एक पोर्शन और यूज कर लिया यहाँ तक, अगर आपने एक पोर्शन और डेब्ट का यूज किया तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी आपकी कांस्टेंट रहेगी। अब क्वेश्चन ये कि सर कांस्टेंट क्यों रहेगी? अभी तक तो हमने डेब्ट को जैसे जैसे बढ़ाया था ओवरऑल कॉस्ट कम आती है, ये तो कांस्टेंट रख दिया आपने, तो और कम होनी चाहिए, जबकि ये नीचे आनी चाहिए। तो इसका रीजन है डियर, क्या है रीजन इसका? कि जैसे जैसे आप डेब्ट को बढ़ाते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर को खतरा हो जाता है कि क्यों, क्या पता कि जो डेब्ट मींस, अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो जैसे जैसे बैंक का कर्ज किसी फर्म पर चढ़ता चला जाएगा तो बैंक का उसका ऊपर होल्ड होता स्टार्ट हो जाएगा, तो जो ओनर होते हैं उसको खतरा हो जाता है कहीं बैंक इस पे कब्जा ना कर ले। तो सेम डिटो यही कि जैसे जैसे आप इक्विटी डेब्ट बढ़ाओगे एक लिमिट तक ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रहती। क्यों रहती है? इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि सर जो इक्विटी वाले हैं वो ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? इक्विटी वाले ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। तो जितना हमें डेब्ट से बेनिफिट हुआ, डेब्ट सस्ता है 12%, जितना हमें डेब्ट से बेनिफिट हुआ उतना ही हमें इक्विटी कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ जाएगी। तो डेब्ट का बेनिफिट और इक्विटी की कॉस्ट दोनों क्या कर देगी? पैरेलल कर देगी, या आप बोल सकते हो कि ओवरऑल कॉस्ट को कांस्टेंट रख देगी। किस कारण होता है? दोबारा से, कि डेब्ट सस्ता होता है तो आपको बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन इक्विटी फिर महंगा होता है और ये और ज्यादा डिमांड करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इनको डर रहता है कि डेब्ट वाले फर्म के ऊपर होल्ड ना कर ले, तो इसलिए क्या रहता है सेकंड स्टेज में। अगर मैं बात करता हूं, ये फर्स्ट स्टेज आ गई आपकी, स्टेज फर्स्ट, ये स्टेज सेकंड, ठीक है। यहां तक स्टेज सेकंड आ गई आपकी, ये याद रख लेना। इसके अलावा इसने बोला कि सर अगर हम और डेब्ट का यूज करें, तो अगर आपको लगता है और डेब्ट का यूज करें, इसने बोला सर इनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्विटी का रिस्क नहीं बढ़ रहा, यहां पर इनका रिस्क बढ़ रहा है। बैंक अगर किसी फर्म को, जितना फर्म के अंदर पैसा मान लिया 10 करोड़ रुपए चाहिए और 10 के 10 करोड़ ही बैंक देने को तैयार है, या मान लिया कि 8 करोड़ देने को तैयार है 80% या 90%, तो खुद बैंक का रिस्क नहीं बढ़ गया। तो सेम डिटो यहीं पर, अगर आप बियॉन्ड द लिमिट डेब्ट को बढ़ाते हो तो इक्विटी तो क्या पता बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये डेब्ट जरूर बढ़ गया। तो यहाँ पर डेब्ट का रिस्क बढ़ गया, साथ में इक्विटी वाला भी बढ़ गया और ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ये स्टेज थर्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन सी स्टेज अच्छी होती है किसी भी फर्म के लिए या इन्वेस्टर के लिए, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर स्टेज फर्स्ट बढ़िया है या थर्ड बढ़िया है, सेकंड बढ़िया है, तो हमने बोला है कि स्टेज जो सेकंड है वो बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? रीजन भी है इसका। देखिए, अगर आप यहीं पर रुक गए तो आपके मन में ये हमेशा ही डाउट रहेगा, क्या पता मैं डेब्ट का और ज्यादा यूज कर लेता तो मेरी कॉस्ट और कम हो जाती। क्या हो जाती? और कम हो जाती है, मन में आपके रहेगा। तो इसलिए क्या करते हो आप, अपने पूरा कैपेसिटी जितने भी आप पूरा डेब्ट का यूज यहां तक करते हो,
और फिर देखते हो कि नहीं कि ओवरऑल कॉस्ट हम नहीं कम कर पा रहे, तो आप क्या करते हो, फिर यहीं पर स्टॉप कर देते हो। तो सेकंड स्टेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर द फर्म। याद रह जाएगा इतना, तो ये याद रखना। ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, इनमें तीनों स्टेजेस के बारे में बताया गया है। मैं विद रीजन आपको बता चुका हूं कि क्या क्या होता है। पहला तो यही कि पहली स्टेज में डेब्ट जो है वो सस्ता होता है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी महंगा होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट से हमेशा ही, पहला पॉइंट यहां तक हो जाएगा ना। इसके बाद एक लिमिट तक अगर डेब्ट को बढ़ाते हो तो ओवरऑल कॉस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। क्यों? क्योंकि इससे जो डेब्ट से जो बेनिफिट मिलेगा सस्ता होने का, इक्विटी से वही नुकसान हो जाएगा महंगा होने का, ओवरऑल कॉस्ट क्या रह जाएगी, बराबर रह जाएगी। ठीक है, ये थर्ड स्टेज आ जाएगा। तो ये था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये अपना इतना ही था ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सजेशन दिए। थैंक यू।